ऑफ रिफ्रैक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या करना तुम्हें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में प्रूव तो करना है फिर से, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन याद करो, स्नेल्स लॉ लेते थे लोग, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू एन या म्यू लिया जाता था, वो प्रूव करना है, पर विद द हेल्प ऑफ हिगन्स प्रिंसिपल करना है। मतलब हम लोगों को वेव से डील करना पड़ेगा, एक वेव ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो वेव ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप लोग एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे और एक वेव फ्रंट ऊपर से इसके ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे, ठीक है, वेव फ्रंट ऊपर से स्ट्राइक करवाएंगे। तो वेव फ्रंट किस तरह से आएगा, सपोज करें ये आया हम लोगों का वेव फ्रंट, ठीक है, इस तरह से, और ये आया दूसरा वेव फ्रंट, पर सेम ही वेव फ्रंट आया, एक वेव फ्रंट आया, इस तरह से स्ट्राइक किया। इसको थोड़ा सा और मैं अलग एंगल पे स्ट्राइक करवाता हूँ तो तुम्हें समझ आनी बातें और अच्छे से। इस तरह जाता ना वेव फ्रंट, समझ पा रहे ना, कल भी आया था वेव फ्रंट बनाया था, ऐसे वेव फ्रंट, उसका ये वाला एंड पहले स्ट्राइक कर जाता है, दूसरे वाला थोड़ा बाद में स्ट्राइक करता है। लेकिन आज हम लोगों ने करवानी है रिफ्रैक्शन से काम कर रहे हैं, तो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लो और इस तरफ वाले का n2 मान लो, और एक assumption और कर लो, n2 is greater than n1, which means ये रेयरर हुआ और ये डेंसर हुआ, ठीक है। और इधर से जो वेव फ्रंट आया वो सपोज करें इधर से स्ट्राइक की वेव एक इस तरह से, ठीक है, और दूसरी आई इधर से, वो स्ट्राइक की इस पॉइंट ऐसे, ठीक है। पर अगर मैं वेव फ्रंट की बात करूं, मान लो इसको स्मॉल ए, इसको बी मान लेता हूं, और अगर मैं वेव फ्रंट की बात करूं, इधर से वेव फ्रंट की बात करूं तो क्या होगा, ए है बी है, इधर से पूरा इस तरह से जाएगा। अब इधर से अगर वेव फ्रंट ड्रॉ करना हो तो आप लोगों को इधर से एक परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो सपोज करें मैंने ये परपेंडिकुलर ले लिया इधर से, ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं M और इसको मान लेता हूं N। अब आप लोग को पता है मैं सिर्फ दो रेज ड्रॉ कर रहा हूं पूरे वेव फ्रंट पर, ऐसे कई सारी रेज होगी, एक रे ऐसे, दो तीन, कई सारी रेज जानी होगी, और वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो होगा वो सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस होगा, इधर से और कई सारी वेव्स जाएंगी। लेकिन आप लोगों की बात जरा इंपॉर्टेंट सुनना, ए से जो रे निकली उसका इस पॉइंट वाला पार्टिकल जो होगा वो जल्दी ही रिफ्रैक्शन फेस कर लेगा, और इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसको n से आगे इस पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर जाकर वो रिफ्रैक्शन फेस करेगा। समझ आ रही बात? तो इसने जो रिफ्रैक्शन फेस की वो बना लेते हैं, इधर से आप लोग नॉर्मल ले लोगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप लोग नॉर्मल ले लोगे, ठीक है, और इसको क्या बोलोगे, ये जो बनेगा दिस इज एंगल आई, क्लियर है, ये एंगल आई बनी। अब छोटी सी जंक्शन और करने वाले हैं कि लेट v1 be the speed of wave in rarer medium and v2 be the speed of wave in denser medium। बोलो let v1 be the speed of the wave in a rarer medium and v2 be the speed of wave in denser medium, or v2 is less than v1, क्योंकि रेयर मीडियम पर स्पीड ज्यादा होगी, डेंसर पर उसकी स्पीड कम होगी। बात आ रही समझ इतनी? अब क्या होगा, एन पॉइंट पर रिफ्रैक्शन फेस करेगा, और जैसे ही ये रिफ्रैक्शन फेस करेगा
तो डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड करेगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड करेगा। इधर से ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से जाएगा और ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डाउट तो नहीं आ रहा किसी को भी? क्लियर है बात? अब बातें सुनना। पॉइंट एम और पॉइंट एन पे ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर, इसका हर पॉइंट का पार्टिकल जो होगा वो एक वेव फ्रंट बना रहा है। इट मींस इस वेव फ्रंट का हर पार्टिकल का फेज एंगल और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इक्वल है। बातें सुनना अभी बात फिर से। पॉइंट एम पे जो पार्टिकल था उसने फेस कर ली रिफ्रैक्शन, लेकिन पॉइंट एन का जो पार्टिकल था उसको चलना पड़ा थोड़ा और। जितने में ये रिफ्रैक्शन फेस करेगा, इसका इसी वेव फ्रंट का इस पॉइंट वाला जो पार्टिकल होगा वो रिफ्रैक्शन फेस कर चुका होगा और थोड़ा सा आगे जा चुका होगा। अरे बात समझ? तो इस पॉइंट पर मैं फिर से रिफ्रैक्शन बना देता हूँ। ये आ गया N2 था, इधर आप लोग देख लो एक बार फिर से, ये नॉर्मल लिया, ठीक है, और इसने रिफ्रैक्शन फेस की इस तरह से लाया, ठीक है। तो थोड़ा सा ना पैरेलल ही बनना चाहिए, थोड़ा सा किसी के पैरेलल बना लो इसको इस तरह से, ठीक है। ये दोनों रेस थोड़ी पैरेलल से दिखते हैं। ये बन गया आप लोगों का, दिस इज I एंड दिस इज गोइंग टू बी R। क्लियर है बात है? आई आर पता लग रहा है? और ये बन गया N2, साइलेंट करो N2, हाँ इसको N2 करें। आप देखना आई आ गया, आर आ गया, आई आ गया, आर आ गया। अब मेरी बात देखना, अब सुनो मेरी बात, ये जो पार्टिकल था, अभी इंपॉर्टेंट बात आने इसको समझना। ये जो पार्टिकल था इस पॉइंट पर, ये सपोज करो थोड़ा सा आगे निकल चुका था इधर, जैसे आइडिया से जब इसने इधर से इधर तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, जब इसने इधर से इधर तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस पॉइंट को मैं M, इसको ले लेते हैं P। अब आप लोगों को एक चीज पता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट, देखो तुम बोलोगे कि नहीं सर इसने तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया N से P, और आप बोल रहे हो कि ये इधर तक पहुंचा, पार्टिकल सेम है, तो बात तो बनी नहीं, इसको थोड़ा और करवाओ। पर देखो क्या है, इस मीडियम पर स्पीड कम हो जा रही है, स्पीड कम हो जा रही है, तो डिस्टेंस भी तो कम ट्रेवल करेगा टाइम पे। यस। एक बार फिर से बातें फिर से सुनना। सपोज करो N से लेकर P तक T टाइम में Mn वेव फ्रंट का पार्टिकल आया, ठीक है, तो M वाला जो होगा उसी T टाइम में सपोज करें इस पॉइंट तक पहुंच चुका है। तो अब मेरे को अगर वेव फ्रंट ड्रॉ करना होगा आगे, तो इधर से बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर इस तरह से बना लेंगे, इसको सपोज कर लो इस पॉइंट पर। ये बात आई समझ? क्या बोला मैंने? दिस इज M and P, इसको मान लो। डाउट नहीं आ रहा किसी को? वेव फ्रंट समझ पा रहे हो? यस। तो ये था। अब इससे आगे क्या काम होगा, अगर कल भी मैंने प्रूव की थी बातें कि अगर ये आई होगा तो ये एंगल भी आई होता है, फिर से बता देंगे ये सारी बातें। पर आप लोग ये चीज देखो, लेट T बी द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम N to P and M to Q, ठीक है। N से P तक जाने के लिए सपोज करें उसने T टाइम लिया, तो M से Q तक जाने के लिए भी T टाइम लिया है। अब मेरी बातें देखना आप लोग, जो फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, इधर से फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो जो टाइम है वो क्या होने वाला है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना चला, N से P, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। स्पीड कितनी है ऊपर, v1, एंड M से लेकर Q तक जो टाइम लिया, M से लेकर Q तक डिस्टेंस, और स्पीड क्या है, v2, बोथ का टाइम सेम होगा। बात ये भी आती है कि टाइम क्यों सेम लिया जा रहा है, क्योंकि एक ही वेव फ्रंट की बात हो रही है,
ये ही पार्टिकल जो m पे था और इधर जो पार्टिकल था n पे था, ये दोनों एक वेव फ्रंट के पार्टिकल्स थे। इसने रिफ्रैक्शन पहले फेस की, उसने लेट फेस की। जब इस वेव फ्रंट का n पॉइंट का जो पार्टिकल p तक पहुंचा तो ये वाला पहुंच चुका था q तक, इधर मैंने फिर से मिला दिया। ऐसे कई सारे पार्टिकल्स और होंगे, मैं सिर्फ दो रेज की बात कर रहा हूं। तो इसका टाइम और इसका टाइम इक्वल आया, समझा रही बात? अगर इक्वल आया तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो थोड़ी देर के लिए और इसको 2 मान लो। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 we get. So from 1 and 2 we get, what we get that np over v1 equal to mq over v2। हाँ, क्योंकि टाइम इक्वल है, लग रहा पता? yes, अब क्या होगा, इधर से v2 को इधर ले जाओ, ये बन गया v2 over v1 equal to mq over np। क्लियर है बात? v2 over v1 is equal to mq over np। लग रहा ना पता? yes, अब इसको इक्वेशन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन। और अब मेन काम हम लोग एक और स्टार्ट करेंगे। उस काम को करने से पहले ज्योमेट्री एक बार देखना, पिछले आर्टिकल में मैं सेम कांसेप्ट समझाया था, फिर से समझा रहा हूं। अगर ये एंगल I हुआ और ये एंगल है 90, तो ये बचा 90 माइनस I। ये एंगल है 90 डिग्री, तो इससे अगर मैं इसको माइनस कर लूं, ये जो एंगल बच रहा है सिर्फ ये वाला, दैट विल बी इक्वल टू I। कल भी मैंने बात की थी, इसको मैं लिख देता हूं I, ठीक है? कल बात की हमने प्रीवियस इसमें भी सेम वे से, अगर ये R होता तो ये भी R है। क्लियर है बातें? दिमाग लगाना थोड़ा सा। तो इस पे ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। वेव फ्रंट और रे का एंगल 90 डिग्री होता है, पता आपको? तो इन राइट एंगल ट्राइंगल MNP, इन राइट एंगल ट्राइंगल MNP क्या होगा इसमें? इन राइट एंगल ट्राइंगल MNP पे आप लोग क्या करोगे? MNP पे आप लोग करने वाले हो साइन I की वैल्यू कैलकुलेट। साइन I, साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल देखो जल्दी से, MNP परपेंडिकुलर क्या होने वाला है? MP। और हाइपोटेन्यूज क्या होने वाला है? हाँ, MP। हाइपोटेन्यूज क्या होने वाला है? MP। क्लियर है बातें? फिर आप लोग ट्राइंगल दूसरी ले लो, R को कंसीडर करने के लिए ट्राइंगल ले लो। फिर से ये देखो 90 डिग्री होगा, पता नहीं बात? 90 डिग्री होगा क्योंकि ये वेव फ्रंट है और ये रे है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल PQM साइन R, साइन R किसके इक्वल आएगा? साइन R परपेंडिकुलर MQ, साइन R किसके इक्वल आएगा? MQ over PM, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर कितना आने वाला है? R के लिए परपेंडिकुलर आएगा MQ PM ओवर हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? PM या MP। yes, ठीक है, लग रहा पता सबको? तो अब क्या करना है, इधर से आप लोग देखो MQ की जरूरत पड़ रही है, MQ की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं। MQ की वैल्यू क्या आई? दैट इज MP साइन R, पता लग रहा है ना? और इधर से आप लोग देखो NP की जरूरत पड़नी है, NP की वैल्यू निकाल लो। NP क्या आ गया? MP साइन I। बोलिए, लग रहा पता? सो पुट वैल्यू ऑफ NP एंड MQ इन इक्वेशन 3। ये बातें आप नोट कर लेना, तो मैं मिटा रहा हूं। पुट वैल्यू ऑफ, ये लिख लेना, पुट वैल्यू ऑफ MQ NP, MQ NP इन
इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 पे आपने पुट करना है। तो इक्वेशन 3 पे पुट करके क्या बनने वाला है, एम क्यू ओवर एन पी। तो इक्वेशन 3 पे आप लोग पुट करोगे, एम क्यू की वैल्यू क्या आएगी, एम पी साइन आर ओवर एन पी की जगह लिख दोगे एम पी साइन आई इज इक्वल टू V2 ओवर V1। बोलो, बात आ रही, समझ की नहीं आ रही है? एमपी से एमपी कट गया। हाँ, तो अब आप लोग इसका रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि आपको साइन आई ओवर साइन आर प्रूव करना है। रेसिप्रोकल कर लो, इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर देते तो बन जाना साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू V1 ओवर V2। अब मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद C। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज C ओवर V। तो ये इधर से वही बनने वाला है, देखो साइन आई ओवर साइन आर, इसको मैं क्या लिख दूंगा, C ओवर V2 ओवर C ओवर V1। तो C ओवर V2 इज इक्वल टू N2 और C ओवर V1 इज इक्वल टू N1। इधर से प्रूव होने वाली है, इससे नेक्स्ट चीज आ रही है, प्रूव क्या हो रहा है, साइन आई ओवर साइन आर, साइन आई ओवर साइन आर। आपको पता होगा कि N2 ओवर N1 इज इक्वल टू N, पता नहीं बात? तो साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू N। ये तो आप लोगों का फाइनल रिजल्ट बन रहा है, और ये ही हम लोगों को प्रूव करना था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से, बाय यूजिंग हेगल्स प्रिंसिपल हम लोगों ने ये प्रूव किया। तो फाइनल रिजल्ट इस तरह से बनेगा। इजी मेथड लगाया है, ये दिमाग में रखना, टी क्यों लिया गया है, इक्वल टाइम लिया गया है, क्योंकि हम लोग वेव फ्रंट के पार्टिकल्स की ही बात कर रहे हैं। इधर से ये टी टाइम में n से p तक जा रहा है, और ये टी टाइम में m पे जो पार्टिकल था वो q तक पहुंच जाएगा, टाइम सेम रहेगा। ठीक है, एक बार देखो, कुछ पर्टिकुलर डाउट है तो बोलो। ठीक है, टॉपिक आ रहा है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, वो वेव्स या वो सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट या दे इमिट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और हैव no phase difference and have no phase difference or equal phase difference। ठीक है, मान लो ये मेरे पास में सोर्स ऑफ लाइट है, कोई बल्ब मान लो, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। अब इससे मैं क्या करूंगा, आगे में दो स्लिट्स यूज कर लूं। स्लिट्स मींस कोई मैंने चीज रख दी, जैसे कोई बल्ब ले लिया, उसके आगे कोई मैंने प्लेन शीट रख दी, जैसे मान लो इस तरह की शीट रख दी, बोर्ड है ना, ऐसे बोर्ड सा रख दिया, और उसमें से दो होल्स मान लो। ठीक है, ये दो स्पेस जहां से वेव आ सकती है। समझ पा रहे बात मेरी? इस तरह का सिस्टम है। तो स्लिट का मतलब समझ पा रहे, लेंथ की फॉर्म में होता है पर्टिकुलर। तो अब होगा कि इधर से जो रे ऑफ लाइट जा रही होगी वो इधर से, बाकी तो स्ट्राइक करेगी इधर, वो तो रिफ्लेक्शन फेस कर जाएगी इधर से, हाँ इस तरह से। तो इनका कुछ लेना नहीं हमें, हमें देखना है जो इधर से एंटर करेगी वो। ठीक है, इसका कुछ नहीं लेना। जो इससे पास करेगी, अगर ये जो पास की सोर्स दोनों का सेम है, अब इसका और इसका अगर फेज डिफरेंस क्या हो, फेज डिफरेंस 0 हो, विच मीन्स हो ही ना, और अगर हो तो इक्वल, और या इक्वल भी हो सकता है, इक्वल फेज डिफरेंस। इक्वल फेज डिफरेंस पर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इनकी सेम होनी चाहिए। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, फिर वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम हुई
तो मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। समझ पा रहे हो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या हो रहा है? हाँ, टर्म समझ पा रहे हो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट? हाँ, तो टू सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट। कोई भी अगर आपको बोला जाए कि यार क्या ये कोहेरेंट सोर्स है, तो आपने देखना कि क्या उनकी वेवलेंथ सेम है या उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस इक्वल चला हुआ है। ये 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है पूरी वेव का, ये ऐसा नहीं कि 30 का में 45 कभी 60 हो जा रहा है कभी कुछ, तो वो नहीं, या फिर होना नहीं चाहिए कोई फेज डिफरेंस ही ना। फेज डिफरेंस तो ना फाई एंगल का डिफरेंस, तो हम लोग बोलेंगे कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। और इससे ऑपोजिट पूछा जाता है कि इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, जिसकी वेवलेंथ या तो इक्वल ना हो या फेज डिफरेंस जो हो जीरो या फिर सेम, हाँ सेम ना हो, उसको बोलेंगे इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो इसी पे आगे आप लोगों की टर्म आ जाती है इंटरफेरेंस भी इसी पे आती है और सुपरपोजिशन भी इसी पे आती है। तो पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि सुपरपोजिशन क्या होती है। सुपरपोजिशन, जो नेक्स्ट टर्म लिख लो आप लोग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा भी है आपने, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं लिखा? लिखा ही नहीं था। चलो सुपरपोजिशन तो पढ़ा नेक्स्ट हमने। लिखो, पढ़ा है ना सुपरपोजिशन, शॉर्ट में बताऊंगा मैं। सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि नाम से टर्म क्लियर हो रही है, सुपरपोजिशन। डेफिनेशन से मैं लिखवाता हूं, पहले अंडरस्टैंड कर लो। ये सुपरपोजिशन है, ये दो तरह की है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, दो तरह की है। फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और जो सेकंड तरह की है दैट इज डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब कुछ बनना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक वेव ये है, ठीक है, एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है। ठीक है, बोथ द वेव्स आर इन फेस, एक ही फेस पे है। तो क्या होगा, अब जो रिजल्टेंट वेव होगी, मान लो ये जो फर्स्ट वेव है इसको मैं बोलता हूं y1, सेकंड को मैं बोलता हूं y2। तो जो रिजल्टेंट वेव होगी ना, फाइनल जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेव मिलेगी, वो क्या होगी, इन दोनों का सम होगी। क्योंकि क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा तो ओवरऑल जो वेव बनेगी वो बड़ी वेव मिल जाएगी। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव। और रिजल्टेंट वेव क्या होगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम होता है। मतलब y1 और y2 आप लोगों के जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है। क्रस्ट एंड ट्रफ सम्स करना पड़ेगा, क्रस्ट एंड ट्रफ वेव, क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, तो ये रिजल्टेंट वेव मिल रही है। याद रखने वाली बात ये कि रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का, ये है एम्पलीट्यूड का, वो बड़ा होगा। लेकिन तभी इसको बोला गया कंस्ट्रक्टिव, कुछ जुड़ा। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, देखना, डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, एक वेव इस तरह की होगी, दूसरी जो होगी वो आउट ऑफ फेज होगी, फेज में नहीं होगी। दूसरी कैसी होगी, इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ आएगा इस तरह से। तो y1 है ये, ठीक है, और ये डॉटेड वाली y2 है। तो किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा लग रहा है, y1 का या y2 का? y1 का ना। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट वेव कैसे बननी है, देखो रिजल्टेंट वेव है y, वो क्या होगी y1, और y2 नीचे आ रहा तो नेगेटिव, मतलब रिजल्टेंट वेव आपकी माइनस से मिलेगी। तो याद रखना, जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा ना, जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो छोटी बनेगी इस तरह से। लग रहा पता, बात आई समझ कि एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन,
while in case of constructive superposition amplitude of resultant wave will increase। आ रही बात है समझ। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो इसकी। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, the resultant displacement of a particle at any instant is the vector sum of individual displacement caused to the particle by the two or more waves, by the two